छोड़ दी गई बिल्डिंग्स और इमारतों में तो कुछ खास बात होती है जो कि हमें अपनी तरफ खींचती है। हम उनके भीतर जाकर उन्हें अंदर से एक्सप्लोर करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि पिछले मालिक वहाँ क्या क्या छोड़ कर गए। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जिनको बहुत ही बढ़िया रीजन के कारण छोड़ा गया। नेग्लेक्टेड सेहत आश्रम के काले रात से लेकर चर्च के भूले बिसरे सच तक, यहाँ है मेरे पास आपके लिए कुछ एबेंडेंट जगहों की सच्ची कहानियां और रहस्य जो कि दुनिया भूल चुकी है। इन्हें याद करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। जहन्नुमी द्वीप। आपने जापान के नागासाकी का नाम तो जरूर सुना होगा। वो जगह है जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एटम बम गिराया गया था। लेकिन क्या आप इसके किनारे के छोटे से आइलैंड को जानते हैं? इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि गनकानजीमा बैटलशिप आइलैंड या फिर सिर्फ हाशिमा आइलैंड। दूर से देखने में ये 16 एकड़ का पत्थर से भरा हुआ इलाका है, लेकिन आप इसके जितना करीब जाते हैं उतना ही आपको यहाँ की पुरानी काले धुएं से सनी हुई बिल्डिंग्स नजर आने लगते हैं। ये पत्थरों का जंगल है जो अपने खुशहाल दिनों में 1959 के दौरान करीब 5000 लोगों का घर हुआ करता था। ये आइलैंड कोयले के खदान के ऊपर है, जिससे 1891 से लेकर 1974 के बीच 15.7 मिलियन टन सामान निकाला गया। लेकिन जब ये कोयला खत्म हो गया तो बस कुछ ही हफ्तों में इसको छोड़कर चला दिया गया। रेसिमेंट्स मेनलैंड में पहुंचने और काम धंधा ढूंढने की होड़ में वहां से भागने लगे। लेकिन फिर अगर इसे छोड़ने की बात को भी हटा दें तो इस आइलैंड का अतीत कोयले से भी बहुत काला है। वर्ल्ड वॉर के दौरान कोरियन और चाइनीज प्रिजनर ऑफ वॉर को इस आइलैंड पर काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, जिसमें वो जमीन के 1 मील भीतर दिन के 12 घंटे काम किया करते थे। उन्हें बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता था, जिसमें उन्हें बिना किसी पानी या खाना के रहना होता था। इस बात में कोई शक नहीं कि भला क्यों वो लोग इसे जहन्नुमी द्वीप कहा करते थे, और आज तक ये किसी को भी नहीं मालूम कि वहाँ कितने प्रिजनर्स ने अपनी जान दे दी। आज की बात करें तो हाशिमा की डरावनी बंजर पड़ी इमारतें बंद कर दी गई हैं और पूरे आइलैंड का सिर्फ 5% ही विजिटर्स के लिए खुला हुआ है। इतनी पुरानी और टाइफून की आशंका के कारण इन आधी टूटी हुई इमारतों के आसपास भटकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये कभी भी गिर सकती हैं। बस भाई हो गया, मुझे यहाँ ना जाने की और रीजन नहीं चाहिए मेरे भाई। रेडियो एक्टिव बर्बादी। दुनिया की सभी छोटी की जगहों में चेरनोबिल सबसे ज्यादा फेमस है। 1986 के 26 अप्रैल को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैटास्ट्रोफिक मेल्टडाउन हो गया। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इस डिजास्टर में करीब हिरोशिमा और नागासाकी में हुई एटॉमिक बॉम्बिंग से भी 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल रिलीज हुआ। इसी वजह से इस प्लांट के 19 मील तक के एरिया को तुरंत खाली करवाया गया। अब इसे एक्सक्लूजन जोन के नाम से जाना जाता है। इस जोन में करीब 1,16,000 सिटीजन रहते थे, जिन्हें आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में अपने घर खाली करके कहीं और जाना पड़ा। इस जोन में आने वाले शहर जैसे कि प्रिपियट रातों रात घोस्ट टाउन बन गए। आज करीब 40 साल बाद खाली क्लासरूम, बढ़ी हुई झाड़ियां और टूटी हुई खाली इमारतें यहाँ बची हैं, जो बरसों पहले किसी के होने का एहसास दिलाती हैं। कुछ पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि इस एरिया को रहने लायक बनने में करीब 20,000 साल लग जाएंगे, खास करके वो एरिया जो कि प्लांट के पास का है। लेकिन ये बात भी कुछ सरफिरे टूरिस्ट को यहाँ जाने से रोक नहीं पाई। 2011 में डिजास्टर के 25 साल के बाद चेरनोबिल के कुछ कम इफेक्टेड एरिया में टूर करने की इजाजत दे दी गई। छोड़े हुए गैस मास्क और डरावनी डॉल्स का भंडार टूरिस्ट को उत्साहित करता है और सोशल मीडिया में उथल पुथल मचा देता है। लेकिन एक चीज ऐसा नहीं करती है, मौत का पंजा। मेल्टडाउन के कुछ हफ्तों बाद इस बड़ी सी क्रेन मशीन को रिएक्टर को तोड़ने और इससे निकले आसपास के रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट को साफ करने के लिए यूज किया गया था। एक बार जब काम खत्म हुआ तो उस मशीन को प्रिपियट से कुछ मील दूर रोड के किनारे फेंक दिया गया और इसके बारे में भुला भी दिया गया। लेकिन 30 साल के बाद 2011 में सिडनी के आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट मैक्सवेल जब इस एरिया में फील्ड विजिट कर रहे थे तो इससे टकरा गए। ना कि ये सिर्फ इस सीनरी में अंगूठे की तरह लगता है, बल्कि इसने उसकी गाइगर काउंटर को भी पाल रखा था, जो कि एक तरह की रेडियो एक्शन डिटेक्शन डिवाइस होती है। इस पंजे से कुछ 39.80 माइक्रो सीविएटर्स पर आवर रेडिएशन हो रहा था। अब जरा ये जान लीजिए कि इंसानी शरीर पर असर करने के लिए 1000 माइक्रो सीविएटर्स को बस कुछ ही देर तक का समय लगता है। तो उसका मतलब हुआ कि इस मौत के पंजे के पास 24 घंटे तक रहना जानलेवा साबित हो सकता है। शायद अब हम जान गए हैं कि इसे मौत का पंजा क्यों कहा जाता है। अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो कि या तो रेडियो एक्टिव चेरनोबिल में जाओ या फिर जहन्नुमी द्वीप पर जाओ, तो आप कहाँ जाएंगे? चेरनोबिल के लिए वो लाइक वाला बटन दबाओ और आइलैंड के लिए सब्सक्राइब वाला। हो गया? बढ़िया। चलो अब देखते हैं आगे कि हमारे पास क्या है। डरावनी सैंक्चुरी। हॉस्पिटल तो अपने सबसे बेस्ट टाइम में भी डरावने होते हैं, तो जरा छोड़े हुए हॉस्पिटल के बारे में सोचिए। ये हमेशा ही डरावने होते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो अपनी नजरें जर्मनी के ब्लिट्ज हेलस्टेटन हॉस्पिटल पर गड़ा लीजिए। इसे करीब 30 साल पहले अकेला छोड़ दिया गया था।
उखड़ता हुआ पेंट, खाली सीढ़ियां और लंबे काले गलियारे इस जगह में जाने वाले को अजीब सा डरावना अनुभव देती हैं। खास करके तब जब आपको मालूम पड़े कि ये 125 साल पुराना है। किसी समय पर ये फेफड़ों की बीमारी ट्यूबरक्लोसिस के इलाज का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था, जो कि 125 साल पुरानी बात है। लेकिन इसकी हाई रिकवरी रेट नहीं थी। तो इन दीवारों के भीतर क्या क्या सहा गया होगा, इसका अंदाजा आप और हम बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान इसे एक मिलिट्री हॉस्पिटल की तरह ट्रीट किया जाता था और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ सोवियत आर्मी रहा करती थी। सोवियत ने इस अस्पताल को करीब 50 साल तक संभाला और फिर आखिरकार इसे 1995 में छोड़ दिया गया, क्योंकि सोवियत का खुद का हाल बदतर था। माना कि इसे छोड़ने के बाद यहाँ पर सारा काम होना बंद हो गया, लेकिन कुछ फीचर फिर भी रह गए। एक ड्रेकरे पिट, पुराना पियानो और जमीन के भीतर बने बाथरूम, जो कि एक समय पर बड़ी बड़ी थेरेपीज के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये सब बहुत ही भयानक है, लेकिन ब्रिट्स हेलस्टेटन का सबसे हिला देने वाला रहस्य ये है कि ये कैसे अपने पुराने पेशेंट्स को ट्रीटमेंट देता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बैटल ऑफ सोमे के दौरान जर्मन फेसिस्ट मूवमेंट के फ्यूचर लीडर, जी हाँ, वो टूथब्रश जैसे मूंछों वाला पागल आदमी बैटल में पैर में लगी चोट के कारण इसी अस्पताल में पेशेंट के रूप में रह रहा था। शायद ही उस समय हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और नर्स जानते हो कि ये घायल आदमी ही आगे चलकर जर्मनी का हिस्ट्री का काला अध्याय लिखेगा। अगर उन्हें मालूम होता तो शायद ही वो कभी उस अस्पताल से बाहर निकल कर आ पाता। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। रम्मू एस्टोनिया में है, इसे भी छोड़ा जा चुका है और अब ये पानी के नीचे है, जिसमें सफेद चट्टान है जो कि जमीन के पानी को सुंदर नीले रंग का दिखाती है। लेकिन ये भले ही जितना खूबसूरत लगता हो, इन किनारों पर कुछ राज दबे हुए हैं जो कि उस खूबसूरती को बर्बाद कर देते हैं जो कि आपने अभी तक अपनी आंखों में भरी है। यहाँ पर आप बिल्डिंग्स के खंडर देख सकते हैं जो कि पानी के ही अंदर है। 1940 में क्वेरी के यूज की हाइट का बनाया गया था ये। आज भी स्कूबा डाइवर्स पानी के भीतर इसकी खिड़कियां देख सकते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में घास फूस और फंगस लग चुकी है। इस डरावने अटलांटिक को देखने के लिए आपको बहुत सावधान रहना होगा। पानी में सीधा कूदना खतरे से भरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ का पानी पत्थरों और चट्टानों, पेड़ की टहनियों, यहाँ तक कि जंग लगी मशीनों से भरा हुआ है। यहाँ नुकीली तारों की फेंसिंग भी देखी जा सकती है, जो कि किसी मछली के जाल के आसपास दिखाई पड़ती है। लेकिन आज की इस डूबी बिल्डिंग के अतीत के कई राज हैं। 1940 में रोमी क्वारी का कंट्रोल सोवियत यूनियन के पास था और जिस काम में ये बिल्डिंग ली जाती थी वो थी मजदूरी। जी हाँ, ये मतलब एक तरह से कालकोठरी थी। यहाँ पर रहने वालों को क्वारी खोदने के लिए फोर्स किया जाता था। इस काम को करने में लगी फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ही ज्यादा, और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था यहाँ से लाइमस्टोन निकालना। सोवियत यूनियन ने करीब 400 लोग यहाँ एम्प्लॉय किए और ये तभी फ्री हुए जब आखिर में एंटोनिया को 1991 में आज़ादी मिली। इस काल कोठरी को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और इस किले की फिर से मरम्मत और मेंटेनेंस नहीं की गई। क्वारी में जमीन का पानी भर गया, जिसके कारण ये ब्लू लगून हमारे सामने बनकर तैयार हो गया। कुछ बिल्डिंग्स को पानी पूरे तरीके से खा गया, वहीं जो कुछ बच गई वो वहां से झांकती रहती हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो चाहे कितना भी पानी यहाँ भर जाए, लेकिन यहाँ के काले अतीत को साफ नहीं कर सकता। बीमारी और मुसीबत। आप अस्पताल में ठीक होने के लिए जाते हैं, है ना, लेकिन मालूम पड़ता है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। इस बिल्डिंग को स्मॉल पॉक्स हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था, जो कि एक समय रोजवेल्ट आइलैंड में हुआ करता था। उस समय इस आइलैंड को ब्लैकविल आइलैंड के नाम से जाना जाता था। ये न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में था। इसे आर्किटेक्ट जेम्स रेनविक जूनियर ने डिजाइन किया था और ये 100 बेड का अस्पताल 1856 में खुल गया था। ये उन लोगों को क्वारंटीन करने के लिए बनाया गया था, जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, जिन्हें स्मॉल पॉक्स हुआ था। ये एक डेडली इन्फेक्शियस बीमारी थी जिससे या तो आप ठीक हो जाते थे या फिर कभी भी नहीं होते थे। अस्पताल का बहुत ही भयंकर टर्नओवर था, जो कि हर साल करीब 7000 मरीजों का इलाज करता था, जिनमें से ज्यादातर बच नहीं पाते थे। फिर 1875 में से वापस से नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में रिलोकेट कर दिया गया, जो ईस्ट रिवर के पास था। 1950 तक ये बीमारी अपने चरम पर चढ़ने लगी तो इस कॉम्प्लेक्स को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो गया और इसी तरह इसको इसके बुरे हाल में छोड़ दिया गया। आज ये एक ऐसी काली छाया है जिसने आइलैंड को काले अतीत में उलझा रखा है। इसकी सेंटर बिल्डिंग पूरे तरीके से बन गई है, आगे से लेकर पीछे तक इसे जेल के कैदियों ने बहुत अच्छे से बना डाला था। एक मिनट, जेल? मुझे तो लगा था अस्पताल है। मालूम पड़ता हमेशा से नहीं था। मरीजों को दवाइयां और इलाज देने से पहले 1832 में इस आइलैंड पर जेल बनाया गया, जहां पर कैदियों को बाकी लोगों से दूर रखा जाता था। लेकिन यहां पर सिर्फ कैदी नहीं रह सकते थे। जल्दी आइलैंड वर्क हाउस अस्पताल से भर गया और जेल के बनने के 7 साल के बाद यहाँ पर द न्यूयॉर्क सिटी ल्यूनेटिक असालियम भी बना दिया गया, जो कि एक पागल खाना था। आज मेंटली इल पेशेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, लेकिन बीते दिनों में रिपोर्ट्स का कहना है कि कैसे लोगों को नजरों से पागल लोगों को दूर रखने के लिए साइलेंट पर उनका अस्पताल बनाया गया था। बहुत ही बुरी कंडीशन में रहा करते थे। गंदे और भीड़ से भरे हुए कमरे, ठंडे पानी से नहाना, सड़ा हुआ खाना और केयर टेकर्स से मार अलग। ये लोगों को ठीक करने की जगह नहीं थी, बल्कि ऐसी जगह थी जहां बाकी लोगों द्वारा इन्हें दूर भेजकर भुला दिया जाता था।
1900 तक हेल्थ केयर सिस्टम में सुधार हुआ और आखिरी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया और ठीक स्मॉल पॉक्स अस्पताल की तरह इसे 1950 तक छोड़ दिया गया। बिल्डिंग की तो बात छोड़िए, मेरे हिसाब से तो पूरे के पूरे आइलैंड की कहानी को पीछे छोड़ देना चाहिए। रोती दीवारें। शेटेऊ मिरांडा एक बहुत ही महंगे होटल का नाम लग सकता है, लेकिन असलियत में ये उससे भी कहीं ज्यादा इंप्रेसिव है, डरावना भी है। ये एक नेओ गोथिक बेल्जियम कैसल का नाम है जिसमें 185 फीट का क्लॉक टावर है जो कि 1866 में बनाया गया था। 2017 के अक्टूबर में इस पत्थर की इमारत को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, लेकिन इसके टूटने से पहले ये लाई डे केर्क डे बोफोर्ट फैमिली का घर हुआ करता था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान इस कैसल में छुपने में मकसद से भाग आई थी। जंग और वायलेंस से भरी इसकी बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 में इसे जर्मन फोर्सेस ने भी ऑक्यूपाई कर लिया था। इस समय पर जिस जगह में ये था उस जगह यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा सबसे खूनी जंग लड़ी गई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ बोल्स, जिसमें 6 हफ्तों में ही 2 लाख लोग मारे गए। जल्दी परिवार को ये महल छोड़कर फिर से भागना पड़ा क्योंकि 1950 में इसका कंट्रोल नेशनल रेलवे कंपनी ऑफ बेल्जियम के पास आ गया था। इसका नाम बदलकर कैसल नोइसी रख दिया गया और अनाथाश्रम और बच्चों के हॉलिडे होम की तरह इसकी रीब्रांडिंग कर दी गई। 200 बच्चों को घर देना, खेलने कूदने की आज़ादी देना, खाना मुहैया कराना, स्विमिंग पूल देना और फुटबॉल पिच देना, ये सब सुनने में बड़ा बढ़िया लगता है, एकदम किसी सपने की तरह। लेकिन असल में बच्चों को किसी जंगली जानवर से भी बदतर ट्रीट किया जाता था। मालूम पड़ता है कि जो चीज़ वो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते थे वो ये थी कि यहाँ का स्टाफ तो ऐशो आराम में रहता था, लेकिन बच्चों को बुरी कंडीशन में रखा जाता था। एक बार जब कैंप बंद हो गया तो शेट्यू को मेंटेन की लागत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी, तो इसलिए इसके हालात बस से बदतर होते चले गए। फिर एक शाम आग ने इस बिल्डिंग का और बुरा हाल कर दिया। कहा जाता है कि यह आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था, भला क्यों रहा होगा, इसकी जानकारी हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इमारत का हाल बुरा था, सब जला हुआ सामान इसको एक खंडर के रूप दे रहा था। इस जगह को अकेला छोड़ देने के बाद भी यहाँ पर कई डॉल्स मिला करती थी और अर्बन एक्सप्लोरर्स का तो ये भी कहना है कि उन्होंने यहाँ से बच्चों के चिल्लाने और रोने की भी आवाज़ें सुनी है। कुछ ने तो ये भी कहा कि उन्होंने बच्चों के भूतों को यहाँ पर घूमते देखा है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इसके टूटने पर दुखी हूँ, और मुझे लगता है कि जिसने भी आग लगाई उसने सच में बड़ा ही पुण्य का काम किया है भाई। यादों का पेड़। अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना रुमाल साथ लेकर बैठें, क्योंकि ये जो बच्चों का ट्री हाउस जैसा नजर आ रहा है ना, इसके पीछे काले राज हैं। ये वॉशिंगटन के रेडमंड में है। इस मेपल ट्री की टहनियों में विक्टोरियन स्टाइल आर्किटेक्चर है, एक ऐसी डिजाइन जो कि ऐसी लगती है जैसे परियों की कहानी से बाहर निकल आई है। लेकिन 1980 में स्टीव रोंडेल ने आशा की कि ये बच्चों के लिए परफेक्ट प्ले एरिया बन सकती है, और इसे देखकर लगता भी है कि ये बहुत ही मस्त जगह है। इसमें बालकनी है, 4 फ्लोर है, यहाँ तक कि घुमावदार सीढ़ियाँ भी हैं जो कि टॉप फ्लोर तक ले जाती हैं। स्टीव और उनकी बीवी डायना ने जमीन का टुकड़ा करीब 1 दशक पहले खरीदा था और फिर इस मेपल ट्री को और जरा आसपास के एरिया को एक जन्नत का रूप दे दिया। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते गए वो ट्री हाउस को मेंटेन कर सकने वाली कारपेंट्री और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लेने लगे। ये एक फैमिली प्रोजेक्ट बन चुका था। लेकिन फिर आया साल 2004 जब एक बच्चा अचानक से भगवान के पास चला गया। परिवार पूरी तरीके से टूट गया। वो एक साथ मिलकर उन्होंने जो खोया उसकी मरम्मत करने में लगे रहे। लेकिन फिर 2008 में पैसों की कमी के कारण उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो गई, और फिर जैसे ये भी काफ़ी नहीं था, 2015 में डायना बीमार पड़ी और फिर मर गई। इस समय परिवार की प्रायोरिटीज बदल गई और ट्री हाउस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज ये जंगल में अकेला खड़ा और इंतजार कर रहा है किसी के आने का। 2019 में एक क्राउड फंडर इसको रिस्टोर करने की कोशिशों में जुट गया, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। आने वाले सालों में ये सड़ने लगा और बिना किसी रेस्टोरेशन के ये धीरे धीरे टूटने में लगा। ये एक मरती हुई इमारत है जहां एक समय पर खुशहाल रोंडेल परिवार रहा करता था। मैंने कहा था ना कि आपको रुमाल की जरूरत पड़ेगी भाई। स्टेव के काले साए लॉर्डल नॉर्वे में है। ये एक ऐसी जगह है जो हर तरह से यूनिक है। इसकी हरी पहाड़ियाँ, साफ सुथरी नदियाँ, लंबे पहाड़, लेकिन ये सारी सुंदरी सीनरी इसी जगह के एक काले अंधेरे स्ट्रक्चर के कारण रहस्यमयी बन जाती है। इस स्ट्रक्चर के आसपास हेडस्टोन्स की कई कतारें हैं। ये है बोरगन स्टीव चर्च, एक हॉन्टेड स्ट्रक्चर जो कि न जाने कितने समय पहले 1180 से 1200 के बीच में बोरगन गांव में बनाया गया था। इस बिल्डिंग के बाहरी काले रंग के जैसे ही इसका इंटीरियर भी डार्क है, क्योंकि यहाँ बहुत ही कम खिड़कियां हैं। यह डिजाइन खास करके बुरी आत्माओं को दूर रखने का तरीका है। ये एक पत्थर के फाउंडेशन पे बना हुआ है और पूरी बिल्डिंग लकड़ी की है। इसके बाहरी हिस्से में टार की परत चढ़ाई गई है जिससे कि ये एलिमेंट्स खराब ना हो, लेकिन ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। लकड़ी की दीवारें और दरवाजे होली मार्क्स और साइंस से भरे पड़े हैं।
ड्रैगन और सांप की पुरानी नक्काशी छत पर बनी है और चारों तरह वुडन क्रॉस लटके हुए हैं जिससे बुरी आत्माएं यहाँ ना आ सकें। ये जगह 1868 में एक भरे पूरे चर्च की तरह काम करती थी, लेकिन फिर इसे एकदम से अकेला छोड़ दिया गया। हो सकता है कि इसके पीछे कारण उस समय स्टेव चर्च का आउट ऑफ फैशन होना रहा हो, लेकिन इसकी 600 साल पुरानी लेगेसी को डिस्ट्रक्शन से बचा लिया गया और इसे एक म्यूजियम में बदल दिया गया। यह बहुत ही दिल को संतुष्टि देने वाला लग रहा होगा, लेकिन इस म्यूजियम के भी अपने कुछ छुपे हुए राज हैं। इसके आसपास कब्रिस्तान है, लेकिन फिर भी लोग चर्च के नीचे ही मुर्दों को गाड़ा करते थे और उन्हें ऐसा करना तभी बंद किया जब वहां से इतनी बुरी बदबू आने लगी जो कि सहन नहीं होती थी। लेकिन इस प्रैक्टिस को बैन करने के बाद भी रात के अंधेरे में जब वो सो जाते थे तो लोकल्स यहाँ पर छोटा सा जमीन का हिस्सा खोद कर चले जाते थे जो कि छोटा सा कॉफिन खुद में फिट कर सके। ये एक ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि चर्च के नीचे की जमीन बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। तो जो भी लोग नॉर्वे घूमने और उसके रिच कल्चर को देखने के लिए वहां पर जाते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता कि वो मरे हुए लोगों की कब्र के ऊपर से पैर रखकर इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ये जगह बाहर से कम डरावनी थी, जो कि इसका राज उससे ज्यादा डरावना है। आनंद महल द हेलियोडोवो पैलेस होटल क्रोएशियन आइलैंड में है और इस समय पर इसे दुनिया की सबसे सुंदर हॉलिडे डेस्टिनेशन माना जाता है। ये इमारत अमीरों को आकर्षित किया करती थी और यहाँ पर कुछ बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज हुआ करती थी। यहाँ बॉलिंग लेन्स, टेनिस कोर्ट और कई स्विमिंग पूल थे जिनके लिए कहा जाता है कि ये एक समय शैंपेन से भरे रहते थे। लेकिन आज ये होटल अकेला है और इसका इंटीरियर पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। क्या हुआ? इसे 1971 में बनाया गया था और इस होटल में बॉब गुचियन से इन्वेस्टमेंट ली गई थी, जो कि पेंट हाउस मैगजीन के मालिक हैं। उन्होंने 1972 में होटल में पेंट हाउस एड्रिएटिक क्लब कसिनो खोलने के लिए $45 मिलियन लगाए, लेकिन ये आने वाले सालों में कसिनो बैंकरप्ट हो गया, इसे बंद कर दिया गया। इतने उधार थे कि ये तो डूबा ही डूबा, साथ में होटल को भी ले डूबा। ये अपने आप को बस 2001 तक ही संभाल पाया और फिर इसने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। जब यूगोस्लाव वॉर हुआ तो 1991 से 2001 के बीच इस होटल को रिफ्यूजी शेल्टर बना दिया गया। जब जंग खत्म हुई तो रिफ्यूजी से कहा गया कि जगह खाली करो, लेकिन उन्होंने तो उंगली पकड़ के हाथ पकड़ने वाला काम कर दिया। आखिर ये होटल उनका घर था जिसने उन्हें दशक के सबसे हसीन पल दिए। जब आखिरकार उन्हें जबरदस्ती वहां से निकाला गया तो वो होटल की सारी महंगी चीजें लेकर भाग गए, फिर चाहे वो पाइप हो या रेडिएटर, कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक सॉकेट, सब कुछ। हेलियोडोवो को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया। यहाँ पर फर्श पर टूटे कांच के टुकड़े पड़े थे और सीढ़ियां भी टूटी हुई थी। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि कुछ 2 सीढ़ियों पर घसीटते हुए लाल निशान थे और दीवार पर एक मैसेज लिखा था। ये साफ साफ दिखाता है कि देश पर वॉर का क्या असर था, जो कि एक दीवार पर लिख दिया गया। हीरे अमर नहीं। जब मैं बात करता हूँ घोस्ट टाउन की तो शर्त लगा सकता हूँ कि आप में से ज्यादातर वेस्ट अमेरिका, काउबॉयज और शूट आउट्स को याद करते हैं, लेकिन अफ्रीका के नामीबिया के बीच में नामिब रेगिस्तान में कोलमनस्कोप नाम का एक घोस्ट टाउन है। खाली और पूरी तरह से छोड़ा हुआ अकेला शहर। इस जोन को द फॉरबिडन जोन कहा जाता है। ये रीजन काफी नहीं है ना? लेकिन यह और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि 1908 में इस एरिया में हीरे मिले। खोज के चर्चे जल्दी चारों तरफ फैल गए और 1912 आने तक तो शहर आबाद हो चुका था, जहां हर साल कई मिलियन कैरेट बनते थे, जो कि दुनिया के टोटल डायमंड प्रोडक्शन का 11.7% था। लेकिन इस बड़े साम्राज्य का कभी ना कभी तो अंत होना ही था। जोरदार माइनिंग का मतलब था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। 1930 आने तक यहाँ बेशकीमती जेमस्टोन्स मिलने बंद हो गए। जब शहर के लोग यहाँ से गए तो अपने घर छोड़ गए और साथ ही अपना सामान भी, और 1956 तक कोलमस्कोप पूरी तरह से बंजर हो गया। कुछ सालों में यहाँ रेत के टीले बनने लगे। ये घर की खिड़कियों और दरवाजों से घुसकर उन्हें भी रेत भरने लग गए। यहाँ इस जगह को बंजर छोड़ जाने के लिए हीरो को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन इसका असल रीजन था इस एरिया में जर्मन ज्यूरिडिक्शन का होना, जो बेशकीमती जवाहरातों पर अपनी जकड़ बनाना चाहते थे। लालच के कारण ही सबसे बड़े अपराध होते हैं और इसी का एक जीता जागता सबूत था कोलमनस्कोप। एरिया में बहुत ही रेस्ट्रिक्शंस थे और यहाँ से निकले सभी हीरो का पूरा कंट्रोल होता था बर्लिन में स्थित एक कंपनी का। इस जोन के कंस्ट्रक्शन के लिए नेटिव ट्राइब्स को यहाँ से हटाया गया और यहाँ सिर्फ ऑथोराइज्ड लोग ही जा सकते थे। इसके पतन से पहले कोलमनस्कोप और लियोडोरिट्स अफ्रीका के सबसे अमीर शहर बन गए थे और इन सब के पीछे था कोलोनाइजेशन का एक्सप्लॉयटेशन। जाहिर है ये सब वहां खदान में काम करने वालों के बिना संभव नहीं था, जो कि आप समझ ही गए होंगे। नामीबिया के लोकल्स थे। आज कोलमनस्कोप का ज्यादातर एरिया रेगिस्तान बन चुका है, जहां बस घर की दीवारें और नींव बची है। ये रेत में खोया ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसे कम ही लोग खोदकर बाहर निकालना चाहेंगे। भूतिया जगह आखिर क्या है ऐसा जो छोड़ दिए गए होटल्स में कि उनको इतना डरावना बनाता है? उनका साइज, डिजाइन या फिर उनके भीतर छुपे राज? ये कंबोडिया के कंपोट के वेस्ट से 23 मील दूर बोकोर पहाड़ों के ऊपर फ्रेंच कॉलोनियल बिल्डिंग्स हैं, जिन्हें 1920 में फ्रेंच सैनिकों के लिए लग्जरी रिजॉर्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन तभी ये एरिया पॉलिटिकल डिफिकल्टीज जैसे कि बगावती ग्रुप्स, जंग, असहजता का शिकार बना।
जिन सब के कारण आखिर में इसका पतन हो गया। इसे पहली बार 1940 में लोकल बगावत के कारण छोड़ा गया था। 1962 में यहाँ पर कसिनो खोला गया और इस कॉम्प्लेक्स में और ज्यादा इमारतें और मेयर का ऑफिस जोड़ दिया गया। जब कंबोडिया के हेड ऑफ स्टेट सिहानोक की गद्दी से 1970 में कूप्स ने उनको उतार दिया तो बोकोर हिल स्टेशन को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक सही जगह के तौर पर देखा जाने लगा। रात रात ये लग्जरी वेकेशन स्पॉट से वॉर कैंप में बदल गया और उसके बाद इसकी हालत खराब होती चली गई। 1972 में जब खमेर राउज ने इस एरिया को कंट्रोल किया तो एक बार फिर से बोकोर पहाड़ों को छोड़ दिया गया। ये एक आर्मी थी जिसे मेजॉरिटी का सपोर्ट मिल रहा था और उस समय यही देश चला रहे थे। 7 साल के बाद वियतनाम के इन्वेजन के दौरान राउज ने खुद को बोकोर हिल्स में जमा लिया और लोकेशन पर जमाकर अपना राज बना दिया। आज ये अकेला खड़ा है जहां लग्जरी से ज्यादा मिलिट्री की यादें हैं। इनकी हालत खराब है लेकिन ये फिर भी अपनी जगह पर डटकर खड़े, जैसे कि कैथोलिक चर्च एकदम बढ़िया हालत में। बोकोर हिल स्टेशन का सबसे बड़ा राज इनकी मिलिट्री ऑक्यूपेशन नहीं है बल्कि इसका कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि ये बहुत ही दूरी पर है। इसीलिए यहाँ पर रिजॉर्ट बनना बहुत ही मेहनत और मजदूरी का काम था। कहा जाता कि इसके दौरान करीब 1000 लोगों ने अपनी जान 9 महीने के भीतर ही खो दी थी। मुझे पता है लोग कहते हैं कि लग्जरी कीमत चुकानी होती है, लेकिन ये कीमत कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई। सेहत आश्रम के राज। आजकल के पागल खानों में एक अलग सा क्लिनिकल फील होता है, मिंट ग्रीन पेंट और रूम्स जो कि किसी भी रूह को हिला सकते हैं। लेकिन अमेरिका का पहला प्राइवेट लाइसेंस्ड पागल खाना इससे कहीं बुरा था। क्रैग हाउस न्यूयॉर्क में बना एक विक्टोरियन मेंशन था जो कि सिविल वॉर ऑफिसर के लिए बनाया गया था। बाद में इसे पागल खाने में बदल दिया गया। इस बड़े से मेंशन के आसपास 60 एकड़ की जमीन है और जहां ये बाहर से डर के घर जैसा दिखता है, वहीं पागलों के लिए इसे सेफ जन्नत का मार्ग दिया गया था और तो और वेकेशन स्पॉट तक कहा गया था। यहाँ पर स्काइंग, टॉक थेरेपी, म्यूजिक रूम और पेशेंट्स के लिए डाइनिंग रूम भी था। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इसकी कीमत चुकाना बहुत ही कम लोगों के बस की बात रही होगी। यहाँ एक महीने के $750 लगा करते थे जो कि आज के $22,500 हैं। अब ये कीमत चुकाने के बाद जाहिर है मरीज बेस्ट ट्रीटमेंट की उम्मीद करते होंगे, लेकिन असलियत में ये सेहत आश्रम उनकी हालत बिगाड़ देता था। यहाँ पर फेमस ऑथर एफ स्कॉट फिट्जगेराल्ड की बीवी के साथ कई नामचीनी लोग जैसे कि ट्रूमन कैपोट, रोजमेरी कैनेडी, फ्रांसिस सेमोर, यहाँ तक कि मर्लिन मोनरो भी एडमिट थे। लेकिन इस क्रैग हिल हाउस को कई बुरी चीजों ने घेर लिया। बहुत से मरीज यहाँ आखिरी सांस लेते थे। यहाँ की कई बिल्डिंग्स में आग लग जाती थी और 1999 में कुछ अजीब चीजें होने के कारण आखिरकार इसे बंद कर दिया गया। आज ये जगह खाली पड़ी हुई है। यहाँ जितना पैसा आता था उसके हिसाब से तो लगता है कि पैसा भी बर्बादी को रोक नहीं सकता। तो आपको भी इन जगहों में से सबसे डरावनी कौन सी लगी और कौन सी आप अपनी आंखों से देखना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।